नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का अपने इस विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम शुरुआत करने के पहले अपने सभी दर्शकों को रांची दूरदर्शन केंद्र की पूरी टीम की ओर से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं अपना ये विशेष कार्यक्रम भारतीय न्याय संहिता 2023। क्या बदलाव हुए इसमें, क्या आमूलचूल परिवर्तन किया गया भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अंग्रेज़ों के बनाए हुए काले कानूनों को किस कदर उसमें से हटाया गया जो कि आम जनता और आज की सुधार की ज़रूरतों के मुताबिक इन कानूनों को फिर से बनाया गया। और ऐसे बहुत से कानून जिसमें कि दंड की प्रक्रिया थी उसे ख़त्म किया गया और न्याय को आसान और सुगम बनाया गया ताकि भारतीय जनता इससे पूरी फ़ायदा उठा सके। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। हमारे साथ हैं श्री आनंद प्रकाश जी, झारखंड उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता हैं। हमारे साथ हैं पद्मा सहाय जी, जो कि पत्रकार भी हैं और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएंगी हमारी आधी आबादी को कि उनको क्या फ़ायदा हुआ इस नए कानून से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आनंद प्रकाश जी से। आनंद प्रकाश जी, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, क्या मूल अंतर आप पा रहे हैं इस नए कानून में? व्यवहारिक पक्ष को अगर देखा जाए तो इतना पुराना कानून था कि इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी सामने में। किसी को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा था और लोग बहुत परेशान थे। इसमें जो समय के हिसाब से जो परिवर्तन महसूस किया जा रहा था उसको लागू करने की कोशिश की गई। यह एक अच्छा प्रयास है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आने वाले हैं भविष्य में। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि समय बहुत लगता था पहले न्यायिक प्रक्रियाओं में, उसे कम करने की कोशिश की। क्या ऐसा मूलचूल परिवर्तन किया गया जिससे समय न्यायिक प्रक्रिया में कमी आई? हर काम के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई। एफआईआर से लेकर के जजमेंट तक के बीच की जो समय सीमा था पहले अनलिमिटेड था जी। उसको एक निर्धारित कर दिया गया कि आपको जो है 3 दिन के अंदर एफआईआर लॉन्च करना है। अगर एविडेंस, अगर ट्रायल समाप्त हो चुका है तो जजमेंट जो है 30 दिन के अंदर दे देनी है। विशेष परिस्थिति में अगर आप चाहें तो एक बार उसको बढ़ा के 15 दिन का और समय ले सकते हैं। कुल मिलाकर 45 दिन में अब आपको उसको पूरा करना है। बहुत अच्छी बात। पहले होता था कि सालों साल लगते थे जी, अब वो समय खत्म हुआ। पद्मा जी, आपके पास आते हैं। आधी आबादी मानी हमारे देश की महिलाओं के प्रति इस कानून में क्या आपको ऐसे सुधार नज़र आ रहे हैं जो हमारी आधी आबादी उससे प्रभावित हो रही है? जी, निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता का जो प्रादुर्भाव हुआ है, इससे महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत सारे सुधार हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यौन दुर्घटना के शिकार जो महिलाएं, बच्चियां होती थी, वो कोर्ट जाने के नाम से ही डर जाती थी। आधे मामले तो यहीं पे ख़त्म हो जाते थे कि कोर्ट जाना पड़ेगा, थाने के धक्के खाने पड़ेंगे, कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे मान भंग होने की शिकायतें भी होती थी कि भाई थाने जाकर हम बहुत ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। न्याय के बदले वो और परेशान होती थी। अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब कि वो ऑडियो वीडियो के द्वारा उनकी गवाही ले ली जाएगी। वो थाने जाने की बाध्यता ख़त्म हो गई है। वो घर से ही अपने बयान को दर्ज करवा सकती हैं। साथ ही वो अपने न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी के लिए भी समय सीमा निश्चित कर दी गई है, जिनसे उनको न्याय समय पे मिल पाएगा और इससे महिलाओं में सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। जो झिझक हुआ करती थी, जो परेशानी हुआ करती थी, और वो अपने लोगों के बीच रह करके जो इस तरह की घटनाएं होंगी, जो बयान दिया जाएगा, तो इससे वो बहुत सहूलियत महसूस करूँगी। तो ये एक अच्छी पहल हुई है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। महिलाओं के प्रति खासकर इस कानून में बहुत कुछ ऐसा किया गया है जिससे कि उन्हें त्वरित न्याय और सुविधाजनक न्याय मिल सके। जी बिल्कुल, उनके लिए एक बहुत ही आशा की किरण जगी है, क्योंकि महिलाओं से हिंसा किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन ये छुपा दी जाती है सिर्फ इसलिए कि कहीं हमें कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, सामाजिक बदनामी होगी, या हमें न्यायालय में कोई क्या कहेगा नहीं कहेगा। ये सब लेकर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि छोटे तबके की, निचले तबके की आती हैं, वो चुप रह जाती थी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर। लेकिन अब इस पहल से उनके अंदर एक हिम्मत आएगी, वो सामाजिक रूप से सशक्त महसूस करेंगी और अपने लिए वो आवाज़ उठा पाएंगी और उनकी आवाज़ सुनी भी जाएगी और समय पे उन्हें न्याय भी दिया जाएगा, और इससे अपराधियों का मनोबल जो है वो टूटेगा, एक डर आएगा। बहुत अच्छी बात बताई आनंद प्रकाश जी। चलिए, अपराधी
महिलाओं के प्रति तो ये बात हुई, आप आम अपराध जो हुआ करते थे उसमें काफ़ी समय जाया हुआ करता था, या अपराधों में साक्ष्य से छेड़छाड़ या अपराधों को छुपाने की बातें हुआ करती थी, साक्ष्यों को छुपाने की बात हुआ करती थी। अब क्या लगता है इस नए कानून से आपको? ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। आज के समय में ऐसा शायद ही कोई पल होता है जब हम किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नज़र पे नहीं होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये था कि आज तक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में माना जाता था और उस पर कंसीडर करना नहीं करना ये समय के हिसाब से निश्चित थी जी। लेकिन अब इसको प्राइमरी एविडेंस के रूप में ले लिया गया है। नतीजा ये है कि हम गलती से भी कोई काम कर बैठते हैं तो या तो हमारा अपने पास मोबाइल सेट है, उसमें कुछ रिकॉर्ड आ जाता है, CCTV जगह जगह लगी हुई है वहाँ चला आता है, और भी बहुत सारा ऐसा सिस्टम अभी डेवलप कर गया है कि किसी भी पल हम अपने बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नहीं रह पाते हैं। लेकिन पुलिस पहले लाचार थी, अब उस डिवाइस को वो कलेक्ट करके एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रोड्यूस करके बहुत ही आसानी से अभियुक्त को सज़ा दिला सकता है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि कई दफ़ा हम निर्दोष फंसा दिए जाते हैं जी। इसमें हमको बचाने में भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एविडेंस के तौर पे यूज़ करके हमारा बहुत मदद करेगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई। न्यायिक प्रक्रियाओं से आप जुड़े हैं, आपको ऐसा कोई उदाहरण हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताएंगे जिससे कि जो आप बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसे न्याय मिल पाया? क्या ऐसा कोई उदाहरण आपके नज़र जी? ऐसे हम 2-3 केस हमारे जीवन में गुजरा है जी। जो ट्रायल के दौरान हमारे पास एविडेंस के रूप में सिर्फ एक ही चीज़ था कि व्हाट्सएप चैट, और व्हाट्सएप चैट का कोई महत्व नहीं था उस समय सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि दर्शकों को ये निवेदन करूँ कि इस बात को कृपया गौर से और ध्यान से सुने। ये आपको आने वाले समय में हो सकता है साक्ष्य के रूप में और गवाही के रूप में बहुत काम आए। आनंद प्रकाश जी। मैं एक महिला से संबंधित एक केस में सेकंड पार्टी के रूप में महिला को डिफेंड कर रहा था और उस महिला के पास ऐसी कोई भी सबूत नहीं था कि वो अपने आप को बचा सके, और जबकि वो थी बिल्कुल निर्दोष। उसके पास एक ही चीज़ था, वो रो रो के मुझे बताती थी कि देखिए मेरे पास ये जो चार्ट है इसमें इतना गंदा तरीके से ये दिन में कम से कम 10 बार, सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे समूचे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को वो जो है मेरे विरुद्ध जो है गलत संदेश देता रहता है। हम उन सारे चार्ट का कलेक्ट किए और कलेक्ट करके सबका प्रिंट आउट किया। वार्तालाप को व्हाट्सएप जी, हाँ ठीक है। चैट से मतलब व्हाट्सएप पर हुई वार्तालाप से उसको स्क्रीनशॉट लेकर के सबको कलेक्ट किए और कलेक्ट करके सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे ही सही, लेकिन हमारे मन में था कि हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। जब हम कोर्ट के सामने में वो ढेर सारा सबूत जब रखे तो कोर्ट कंसीडर करने को मजबूर हुआ और उसने उस महिला के न्याय दिया। मतलब महिला को न्याय मिल गया सिर्फ व्हाट्सएप चार्ट्स के हिसाब से। व्हाट्सएप हुई वार्तालाप या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आपके पास कोई सबूत है अब अदालत उसे मानेगी। यही हुआ ना इस न्याय जी। पद्मा जी ये बताइए, महिलाओं के प्रति तो इतना आपने बताया, बच्चों के प्रति भी इस कानून में कुछ ऐसा आया है? जी। बच्चों के लिए जो पॉक्सो एक्ट के तहत जितनी भी अपराध हुआ करते थे उनकी सजा की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अच्छा, दंड की सीमा को बढ़ाया गया है, जुर्माने की राशि को भी बढ़ाया गया। निश्चित रूप से इससे अपराधियों के मन में भय तो होगा ही, क्योंकि वो बच नहीं पाएंगे और इससे बच्चों के अपराध में कमी आएगी। और खास करके बच्चे जो है ना वो अपने खिलाफ हो रहे अपराध के आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कई ग्रामीण क्षेत्र से देखते होंगे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, इधर उधर ले जा करके उनके साथ अमानवीय अत्याचार होते हैं, उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, कई तरह की चीज़ें होती है। तो इसमें कमी आएगी और इसके जो सज़ा को बढ़ाया गया, निश्चित रूप से इसे करने वाले लोग डरेंगे और इसमें तुरंत सज़ा का भी प्रावधान है। तो ये बहुत ही अच्छा भारतीय न्याय संहिता के तहत बच्चों के लिए ये एक बहुत ही सार्थक कदम उठाया गया है। बहुत सुंदर बात आपने बच्चों के प्रति बताई। बच्चों को भी अब न्याय मिलने की आशा जी। और पहले जो डर हुआ करता था ना कि हम करें तो क्या करें,
और अब वो अधिकतर खत्म। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा पिसाते थे, उनको तो बताने वाला भी कोई नहीं होता था। लेकिन अब जैसे ही पता चले कि कोई भी कहीं से 0 FIR कर सकता है, SMS के थ्रू कंप्लेन कर सकता है, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ही सराहनीय हुई है और इससे निश्चित रूप से क्राइम रेट में कमी आएगी। आनंद प्रकाश जी, 0 FIR के बारे में हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताइए, क्या है ये 0 FIR? पहले हमारे देश में जो कानून की व्यवस्था थी वो एक सीमा रेखा के अंदर में सीमित था। ठीक है। ये इसको थाना का अपना सीमा, जिला का अपना सीमा, राज्य की अपनी सीमा और देश का अपना सीमा। और इस संदर्भ में आज समस्या ये हो रहा था कि हम ट्रेन में बैठते हैं, रांची में जाते हैं बेंगलोर, बीच में कई स्टेट से गुजरते हैं, रास्ते में सोए और कहीं हमारा बैग चोरी हो गया, और जब नींद खुली तो हम बेंगलोर में हैं। अब वहाँ GRP कहता है कि कहाँ चोरी हुई बताइए। अब ऐसे में हमें तो पता नहीं कि कहाँ बैग चोरी हमारी हुई। इस परिस्थिति में FIR लॉज नहीं हो पाता था। अब 0 FIR एक ऐसी व्यवस्था है कि हम कहीं भी अपनी बात को रख सकते हैं और उसके बाद वो संबंधित सीमा के जहाँ भी उसका होगा वो खुद ब खुद चला जाएगा। तो ये 0 FIR के वजह से अनगिनत केस इस देश में जो होता ही नहीं था अब वो दर्ज होने लगेंगे। और जब केस दर्ज होने से ऐसा होगा कि अपराधी का जो एक मनोबल था कि हम ट्रेन में अगर हम गलत करते हैं तो ज़्यादातर स्कोप है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि केस दर्ज नहीं होगा, और केस दर्ज हो भी गया तो अनुसंधान नहीं हो पाएगा। बेंगलोर की पुलिस अनुसंधान लेगी और उड़ीसा में चोरी हुआ है तो कितना वो अप डाउन। तो ये इस परिस्थिति में वो 0 FIR बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। मतलब था कि पहले सीमा रेखाओं में उलझे रहते थे लोग कि हमारी सीमा में नहीं है जी, आप वहाँ जाइए, तो पीड़ित पक्ष परेशान हाँ। हुआ करता था। अब है कि आप कहीं भी कोई भी तरह की सूचना, कोई भी शिकायतवाद आप कभी भी दाखिल कर सकते हैं। अब एक डेड बॉडी है जी 2 सीमा के बीच में पड़ा हुआ है, जी, और 2 में और कहाँ डिसाइड होगा। वो पुलिस कहती है वहाँ जाइए और वो पुलिस कहती है वहाँ जाइए। और एक सबसे बड़ी चमत्कारिक चीज़ ये इस कानून में हुआ है जो हम बताना चाहेंगे जी कि पहले क्या होता था, बहुत कुछ ऐसे अपराधी हैं जिनके विरुद्ध कोई आदमी आवाज़ उठा कर के आवाज़ नहीं उठाता था, साक्ष्य नहीं आ पाता था, या वो पुलिस के पहुंच से बहुत दूर था, देश के बाहर या ऐसे क्षेत्र में जहां हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ सबूत मिल जाते थे। तो अब अगर अनुसंधान में ये पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा काम किया है तो उसके अनुपस्थिति में भी ये मुकदमा चलेगा, ट्रायल भी कंक्लूड होगा और पनिशमेंट भी उसको दी जाएगी। जब कभी भविष्य में वो पकड़ा जाएगा तो उसको भोगना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मतलब ये था कि पहले जो भाग जाते थे मुकदमों से, मुकदमा उसके कारण बहुत लंबा चलता था या पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पाता था, अब वो संभावना भी इस कानून में खत्म कर दी गई। ये एक बहुत अच्छी पहल है ये। वाह, बहुत सुंदर बात। आपके हिसाब से वृद्धजनों के लिए भी इस कानून में कुछ है? देखिए, इस कानून में वृद्धजन के लिए विशेष कुछ नहीं है। सबसे बड़ी ये सभी वर्ग के लिए ये कानून इसलिए है क्योंकि समय पर केस का ट्रायल कंप्लीट हो जाना और कन्विक्शन हो जाना या गलत FIR है तो उसको बरी कर दिया जाना, ये जो न्याय दिया जा रहा है, तो इस न्याय की जो पहल है यही इस हमारे नए कानून की प्रमुख विशेषता है। ये न्याय के दिशा में आगे बढ़ रहा है, न कि सजा देने की। जैसे हमारा IPC ये शब्द ही सजा देने का था, पेनल कोड, पेनल वर्ड ही सजा है, भारतीय दंड संहिता। हाँ जी। अब उसको न्याय के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाए, आपको न्याय मिलेगा। न्याय में किसी को हो सकता है सजा मिले, किसी को जो है सो बरी हो जाए, कोई बरी हो जाए जी, निर्दोष पाया जा सकता जी। मतलब ये एक अच्छी पहल हुई, न्याय की तो बात हुई। बच्चा, बूढ़ा, महिला जी, सभी वर्ग को ये जो है सो सपोर्ट कर रहा है। मतलब पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब न्याय संहिता। न्याय संहिता नाम में ही पता चलता है कि अब न्याय की बात होगी, दंड की बात जी दूसरी तरफ होगी। आपको क्या लगता है, दंड संहिता और न्याय संहिता, आप बताइए। जी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दंड संहिता जो है वो दंड देने पे केंद्रित था, और ये असल में
ब्रिटिश के द्वारा लागू किया हुआ एक कानून था, जिसमें राजद्रोह को या क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, विद्रोहों को दबाने के लिए ये फोकस्ड किया हुआ था कि उनको दंड देकर उनकी आवाज़ दबाई जाए। और विडंबना ये है कि उस समय से अब तक हम इसी कानून को वहन कर रहे थे। लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता का प्रादुर्भाव हुआ है, इसमें दंड के अलावा नहीं, दंड को हटा कर न्याय पर केंद्रित किया गया है कि जो भी लोग हैं, जो भी प्रार्थी हैं, उनको न्याय दिया जाए, उनके साथ न्याय बरता जाए, अपराधियों को सज़ा मिले, समाज में जो अपराध मुक्त समाज की जो कल्पना है वो साकार हो सके। तो निश्चित रूप से नाम से ही हमें ये अंतर समझ में आ जाता है, दंड और न्याय में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है, और ये एक सकारात्मक अंतर है। इसे तो खुले दिल से पूरी जनता स्वीकार करती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, दंड की जगह न्याय हो गया। आनंद प्रकाश जी, पहले होता क्या था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोई भी सक्षम आदमी न्यायालय में अगर कोई प्रक्रिया चल रही है उसमें तारीख लेकर उसको देर तक टाला। क्या इस न्याय प्रक्रिया संहिता में कुछ ऐसा है कि जिससे इससे बचा जा सके? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आने की वजह से जी, और हर चीज़ का समय सीमा निर्धारित कर दिए जाने की वजह से जी, ये अब बीच में कोई भी ट्रायल रुकेगा नहीं। पहले क्या होता था, ट्रायल रुकता था अगर 4 आदमी मिल करके कोई अपराध किया और उसमें से एक फरार हो गया, तो उस एक के फरार होने की वजह से ये तीनों का भी ट्रायल जो है सो रोक दिया जाता था कि जब तक सभी उपस्थित नहीं होंगे न्यायालय में तब तक ट्रायल आगे नहीं बढ़ेगा। संभव है एक जो है ऐसा एब्सकॉन्ड करे कि पूरे जीवन नहीं मिलेगा, तो ये पूरा जीवन जो है वो पड़ा रहेगा। तो एक बहुत अच्छा मौका था लोगों को ट्रायल को बीच में रोकने का। इसको हटा दिया गया कि नहीं, अगर अभियुक्त नहीं भी हो तो भी ट्रायल जारी रहेगा और उनको कन्विक्शन या एक्विटल जो होना होगा किया जाएगा। ट्रायल को बीच में रोका नहीं जाएगा। तो ट्रायल जब नहीं रुकेगा तो आज जो करोड़ों की संख्या में आप देख रहे हैं, ये डिस्पोजल होना शुरू हो जाएगा। डिस्पोजल होगा तो उनकी संख्या घटेगी और न्यायिक प्रक्रिया सुगम और जल्दी हो जाएगी। और एविडेंस तलाशने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के को प्राइमरी एविडेंस में लाने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये दो चीज़ जो है न्याय को बहुत सुगम और आसान बना दिया, और संभव है भारत को बहुत दिनों से इंतजार था एक ऐसा सुगम कानून का। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अब कम से कम न्यायिक प्रक्रिया में देरी की वजह लोगों का फरार होना या उपस्थित नहीं होना न्यायालय में नहीं चल पाएगा, जो एक आम हथकंडा हुआ करता था पहले। अब वो हथकंडा आप शामिल नहीं कर सकते हैं। पद्मा जी, आते हैं फिर से आपके पास में, महिलाओं और बच्चों की बात हो गई। अब महिलाओं को पहले होता था कि गवाही देने के लिए जाना पड़ता था, या कोर्ट में जाना या थाने में जाना, एक बड़ी विडंबना थी समाज की, लोग इससे डरते थे। अभी क्या व्यवस्था पाती है इस कानून में? अब क्या है कि अब महिलाओं को कोर्ट या थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। या तो थानेदार वो आपसे घर पे आकर के आपका एविडेंस ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप के ऑडियो के थ्रू आप दे सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पे दे सकते हैं अपनी गवाही। आप मतलब पीड़िता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है, न्याय को सुलभ बनाया गया है, और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे क्या होगा कि जो पीड़िता के अंदर का डर था, जो बच्चियाँ डरती थी अपने खिलाफ बोले जाने से या लोगों का सामना करने से, तो वो एक तरह से अलग हो जाएगा उसके मन से, और वो न्याय के रास्ते पे चल पाएंगे और अपने लिए लड़ सकेंगी। मतलब अगर आप कहीं से भी चाहें तो आप पुलिस को भेज सकते हैं। हाँ। आप अपना सबूत एक बड़ी अच्छी बात इसमें और भी है कि आप पहले क्या होता था कि सम्मन भेजते थे और वो जो अभियुक्त है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, या किसी तरह से वो ऐसा दिखा देते थे कि हमें सम्मन मिला ही नहीं है। अब इस व्यवस्था के तहत आपको अगर सम्मन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दिया जा रहा है, व्हाट्सएप या ईमेल या किसी भी तरीके से, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। मतलब पीड़ित पक्ष को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले पीड़ित पक्ष बहुत परेशान होते थे अपने लिए न्याय को लेकर, अब ये बात नहीं रही है। अब इसे सुलभ बनाया गया है, सुलभ बना दिया गया इस हद तक कि आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अगर आपने सम्मन वगैरह जा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरे पक्ष को अगर चला गया तो भी उसको एक्सेप्ट। इसमें सालों साल केस खिंचते रहते थे और केस का जमावड़ा लगा हुआ है न्यायालय के पास, तो उसको निपटारे में भी सुविधा होगी।
मतलब पहले जो होता था कि जस्टिस डिलेड करते थे, तारीख पे तारीख, जैसा कि आपने कहा तारीख पे तारीख मिल रही है, तो वो अब तारीखों का जाल जो है वो कट चुका है इस भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 2023 से। अब वो प्रक्रियाएं आसान कर दी गई, प्रक्रियाओं को जितना जटिलता थी वो खत्म। और क्या परिवर्तन आनंद प्रकाश जी आप पाते हैं न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता कैसे फायदेमंद होगा? ये सबसे बड़ा चमत्कार है जी कि अभियुक्त के अनुपस्थिति में ट्रायल का आगे बढ़ना। अच्छा, बड़ी बात है ये इतनी बड़ी बात है जिसको कितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही था। और दूसरी स्थिति ये थी कि जो प्रयोगशालाएं हमारे पास थी जी, उनकी बहुत कमी थी और उस पर ध्यान नहीं था लोगों का। अभी जो कोई भी अगर 7 साल और 7 साल से ऊपर का अगर सजा वाला कोई भी मुकदमा है तो उसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी है, और एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी है तो इसको फोकस करते हुए जो अभी तक जो कमी थी उसको बहुत ही शीघ्र धीरे धीरे हमें लगता है कि वो पूरी कर ली जाएगी। और उसके से क्या है कि एविडेंस हमारे पास पुख्ता होगा सामने में, तो सज़ा देने में आसान होगा। और जब सज़ा मिलने लगेगा तो अपने आप अपराध कम होंगे। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं दुनिया के लोगों देशों का जहां सज़ा तुरंत मिलती है, वहां अपराध नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो जैसे ही हमारे यहाँ अपराध मिलना शुरू होगा सबूत के आधार पर, और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई सबूत छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे मतलब सबूत अगर इकट्ठा हो गया तो आप बच नहीं सकते। जी। जैसे मान लीजिए कि एक हम 0 FIR किए, एक सबूत छोड़ दिए, अगर अगला FIR दर्ज नहीं करेगा तो उसके पास ये जवाब देने के लिए प्रश्न जवाब होना चाहिए कि जब ये आपके पास उपलब्ध था तो आपने FIR के रूप में दर्ज क्यों नहीं किया इसको, इन्वेस्टिगेशन आगे क्यों नहीं बढ़ी। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं सम्मन देना हो, किसी को कोई बुलाना हो, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर हम भेजेंगे तो वो सबूत होगा कि हम भेजे थे कि नहीं भेजे थे। फर्ज कीजिए एक सम्मन अगर हमको व्हाट्सएप से भेजा जाए, ईमेल के माध्यम से भेजा जाए या SMS के माध्यम से भेजा जाए, तो हम भले एक्सेप्ट करें या नहीं करें, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमको नहीं भेजा गया है। अच्छा, पहले हमारी ये प्ली होती थी कि नहीं कोर्ट भेजा होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मिला, डाकिया ने मुझे नहीं दिया, या किसी और ने रिसीव किया होगा, रिसीविंग पे हमारा हस्ताक्षर नहीं है। बिल्कुल। तो हर स्टेज को एक छोटी छोटी बात को लेकर के सालों साल बात पड़ा रहता था कि सम्मन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, रिपीटिशन पे रिपीटिशन हो रहा है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर दूसरा स्टेप आगे बढ़ा, तब तक पता चलता था कि जिसको न्याय चाहिए वो दुनिया छोड़ चुका है। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा है कि दादा का केस पोता लड़ रहा है जी, पिता का केस भतीजा लड़ रहा है, ऐसा अमूमन हुआ करता था। अभी भी ये प्रक्रियाएं जारी है। हमें उम्मीद है कि भारतीय न्याय संहिता के इन प्रावधानों के लागू हो जाने से लोगों को आसानी हो जाएगी। एक और इसमें बड़ी बात आती है आनंद प्रकाश जी कि पुलिस के पास की गई शिकायत का पीड़ित पक्ष को कोई सूचना नहीं मिल पाती थी कि क्या हुआ मेरे केस में, हमने कुछ FIR किया या कुछ शिकायत दायर किया, अभी तक उसमें हमें कोई सूचना नहीं मिली। तो क्या इस पर कोई प्रावधान है? जी हाँ, प्रावधान यही कि हर स्टेज अगर ऑन रिकॉर्ड है जी, तो उसको देखने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक समय था एक FIR होता था तो FIR हुआ या नहीं ये ढूंढने के लिए कोर्ट में हम लोगों को बहुत दिक्कत होता था जी। आज हम अपने मोबाइल में बैठे बैठे देख लेते हैं कि अभियुक्त का नाम देख करके या दुर्घटना का कानून को देखते हुए तो हमको मिल जाता है कि ठीक है ये घटना घटी है, इस पर FIR दर्ज हुआ है, अमुक अमुक सेक्शन में दर्ज हुआ है, अमुक अमुक इसमें जो है अभियुक्त बनाए गए हैं और फलाने फलाने जो है सो एविडेंस के रूप में उनको रखा गया है। तो अब कोई छुपा नहीं सकता है। ये जानने के लिए हमको थाना जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत है। हम जो है अपने ऐप में खुद उसको देख लेते हैं। तो ये इस पर तो पहल चल रहा है जी। ये उस पहल में और एक कदम आगे बढ़ा अभी। बहुत अच्छी बात। मतलब पहले जो हुआ करता था कि थाने में क्या हुआ मेरी शिकायत का जी,
उसको अब आपको थानेदार या जो भी उसका अनुसंधानक है जी। उसे बताना है पीड़ित पक्ष को कि आपके केस में ये हुआ। एक कागज आज हम देख करके आए, ठीक है। कल क्या हुआ है पूछना पड़ेगा उस पुलिस वाले से। लेकिन आज जो है हम अपने डिवाइस में देखते हैं कि कल जगन्नाथपुर थाना ने ये FIR लिया कि नहीं लिया, ठीक बात। क्योंकि 24 घंटे के अंदर उसको FIR भेजना है उनको। और जैसे ही वो भेजेंगे, ऑनलाइन है वो सिस्टम, हमको बताएगा कि ये ऑनलाइन हुआ है, नहीं हुआ है तो हम वरीय पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं कि हम ऐसा ऐसा किए थे मगर हमको नज़र नहीं आ रहा है। पद्मा जी, जी। हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 पर? जी, भारतीय न्याय संहिता पर मैं क्या बोलूँ, ये तो अपने आप में बहुत ही मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। बहुत सुंदर। महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचा है, कानून बनाया है उनके लिए, ये चलिए स्वागत बहुत योग बहुत है। धन्यवाद आपका पद्मा जी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। जी। आनंद प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम आपसे विदा लेते हैं अपने इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार।